हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बॉस फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्लास 8th की सिविक्स मैंने स्टार्ट करी थी। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर चल रहा था पूरा हो गया चैप्टर, बस एक टॉपिक बचा हुआ था फंडामेंटल राइट। तो मैं चाहता था यार इसको अलग से डिस्कस करें, तो आज इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे इसको फंडामेंटल राइट को। और आपको पता है 6 फंडामेंटल राइट हैं, सारे फंडामेंटल राइट को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले मैं कुछ बेसिक आपको लिखाना चाहता हूँ, उनको आप लिख लेना, उसके बाद हम करेंगे इस वाले टॉपिक की स्टडी। राइट, तो देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको क्या क्या जानकारी याद रखनी है आपको। तो फंडामेंटल राइट्स आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। फंडामेंटल राइट्स, इतनी जानकारी अगर आपको है तो समझ लो मज़ा आ गया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जिनको भाई हम बोलते हैं मूल अधिकार, क्या बोलते हैं बॉस? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी बोल देते हैं। हर व्यक्ति का अधिकार है। भारत में अगर कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसके लिए ये अधिकार दिए गए। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, है ना, जो आप मतलब क्लेम कर सकते हो। राइट्स क्या होते हैं? ऐसे क्लेम होते हैं, ऐसे दावे होते हैं जब सरकार से कह सकते हो लाओ भाई हमें ये हमारा अधिकार है। ठीक है, जैसे पढ़ना आपका अधिकार है, आपको इक्वलिटी का अधिकार है, आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कोई सा भी धर्म आपको अपनाने का अधिकार है, दैट इज कॉल्ड अधिकार। राइट, तो फंडामेंटल राइट की बात करें बॉस, तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक्स पहले बताया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, ध्यान रखना आज की डेट में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स की बात करें तो टोटल 22 पार्ट्स थे। तो थर्ड पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल्स की बात करें, अगर कोई पूछे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट आते हैं, तो हमारे मैंने ये भी बताया था बेसिक्स में आपको, जब आर्टिकल टोटल हमारे जब संविधान बना था तो 395 थे। तो आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। राइट, किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, तीसरी बात, फंडामेंटल राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बॉस हमने लिया यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे संविधान में जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं ये यूएसए से लिए, मतलब यूएसए में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो हमारे संविधान बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट वहाँ से ले लिया। ओरिजिनली अगर आपसे पूछे कि जो ओरिजिनल संविधान था, ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो 7 थे, तो एक को रिमूव कर दिया। तो किसको रिमूव कर दिया ये भी याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो पहले कितने फंडामेंटल राइट हुआ करते थे? 7। तो प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो प्रेजेंट में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं बॉस 6। अब आपसे पूछे तो भाई बताओ नाम उनके 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से? तो आपको यहाँ पे बताने 6 फंडामेंटल राइट्स के नाम। ठीक है, ये इतना लिख लिया आपने, आई एम श्योर इतना लिख लिया होगा। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ बॉस। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब एक आपको फ्लो चार्ट सा और एक बढ़िया सा चार्ट बनाना है। इस चार्ट को अपनी कॉपी में ऐसे के ऐसे ही चिपका देना, मज़ा आ जाएगा। तो पहला फंडामेंटल राइट बॉस हमारा है जिसका नाम है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब आपको समानता का अधिकार है। मतलब ये अधिकार कहता है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। राइट, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 डील करता है किसके बारे में? राइट टू इक्वलिटी के बारे में। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है बॉस वो है आपका राइट टू फ्रीडम। कौन सा है? राइट टू फ्रीडम। आपको आज़ादी का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है। और ये आता है आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। ठीक है, तीसरा फंडामेंटल राइट, तीसरा कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपसे आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, आपसे कोई चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकता, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 23 और 24 में लिखा हुआ है। अगला आपका फंडामेंटल राइट है बॉस, 4th वाला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको कोई भी धर्म, कोई भी आपका धर्म अपनाने की आ जाती है भाई, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी धर्म अपनाओ, आपके विश्वास जो भी हैं आपको कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, है ना। कितने फंडामेंटल राइट हो गए? 1 2 3 4। 5वां फंडामेंटल राइट है कल्चरल, इसमें राइट नहीं लगाते ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये राइट पीछे लगाते हैं।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बॉस, ये राइट दिया गया है, मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? माइनॉरिटीज़ के लिए। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं, चलो इसको तो खैर मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल इतना समझ लो, माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है। दो तरह की माइनॉरिटीज़ की यहाँ पे बात की गई है। एक माइनॉरिटी होती है लिंग्विस्टिक, कौन सी होती हैं? लिंग्विस्टिक, जिनकी संख्या कम है, और दूसरी माइनॉरिटी होती है रिलीजियस, ऐसे धर्म के लोग जिनकी संख्या कम है, तो उनके लिए दिया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में इसके बारे में लिखा हुआ है। लास्ट बॉस आपका जो फंडामेंटल राइट बचा वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट राइट है बॉस ये। अगर आपके जो नीचे जो 5 फंडामेंटल राइट हैं, इनका अगर कोई वायलेशन करता है, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है इसके बारे में, अगर ये 5 फंडामेंटल राइट्स का आपका कोई वायलेशन करता है तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में जाके कह सकते हो कि साहब मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो ये हो गया हमारे फंडामेंटल राइट। बोलो मेरे साथ, पहला राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, पहला राइट टू इक्वलिटी, तीसरा हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ हो जाएगा हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सिक्स्थ हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो भारत के सिटीजन है तो उनको ये 6 फंडामेंटल राइट मिलेंगे। एक हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। आई एम श्योर अब इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वही फंडामेंटल राइट क्या है। देखो पहले ये वाली चीज़ पढ़ लेते हैं, फिर ये बगल में जो दे रखे हैं इनको भी पढ़ लेंगे, राइट। तो पहली चीज़ बॉस आपको याद रखनी है, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं मूल अधिकार। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है जो ऑफन बीन रेफर्ड एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस बोलते हैं भाई, आत्मा बोलते हैं इसको। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड ए सर्टेन सस्पिशियस ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड दे वांटेड इंश्योर दैट ए सेट ऑफ रिटन राइट्स दैट वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखो क्या हुआ था, जब देश हमारा अंग्रेजों के अंडर में था ना, तो हमारे माइंड में ऐसी चीज़ पहले ही क्रिएट हो गई थी कि यार अंग्रेजों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था, है ना। तो माइंड में अपने में पहले ही था कि यार जब हम आज़ाद हो जाएंगे ना 1947 में, तो हम ऐसी चीज़ें इंश्योर करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी लिखेंगे, हम कुछ राइट्स ऐसे लिखेंगे जो इंश्योर करेगा कि जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है सरकार, जो है अपनी पावर का मिसयूज ना करे। तो फंडामेंटल राइट इसलिए किस लिए बनाए गए? टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट को इसलिए दिया गया है ताकि स्टेट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, आर्बिट्ररी का मतलब मनमर्जी ना करे, मनमर्जी जो आए जो मन में कर रहा है, एब्सोल्यूट मतलब कोई उनको रोक टोक करने वाला नहीं है। तो इसी चीज़ से प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए थे फंडामेंटल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अगेंस्ट इंडिविजुअल। और ये फंडामेंटल राइट एक तो स्टेट के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, दूसरा किसी कोई व्यक्ति भी, अगर कोई इंडिविजुअल है वो भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो उसके भी खिलाफ ये फंडामेंटल राइट्स हैं बॉस। मोर ओवर मतलब इसके अलावा द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। मैंने अभी बताया था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है बॉस वो किसके लिए दिया गया है? माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटी चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जिनकी कम संख्या हो बोलने की, ठीक है, और चाहे वो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी, इन दोनों के लिए भी फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देयरफॉर, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज राइट टू माइनॉरिटीज अगेंस्ट मेजोरिटी। तो माइनॉरिटीज को भी हमारे संविधान में राइट दिया गया है ताकि मेजोरिटी उन पर शोषण ना करे, राइट। फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। तो जो फंडामेंटल राइट दिए गए ना, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि फंडामेंटल राइट के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 2। पहला, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट। पहली बात तो हर कोई सिटीजन कह सकता है कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है। दूसरा, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। और ये राइट भारत में कोई भी अथॉरिटी जो लॉ बनाती है उस पर लागू होंगे। पहले तो हर कोई सिटीजन कह सकता है मेरा राइट है, दूसरा हर मतलब बॉडी पर ये लागू होंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट के अलावा हमारे संविधान में एक और चीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो चीज़ है ये इसलिए ऐड की गई थी ताकि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जा सकें
और हमारे जो स्टेट हैं जब वो लॉ बनाएं तो पॉलिसीज बनाएं तो गरीबी कैसे हटाएं लोगों की, उसमें हेल्प करेंगे डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस पे ज़्यादा चर्चा करते हैं फंडामेंटल राइट पे। तो फंडामेंटल राइट जैसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। क्या मतलब है भाई राइट टू इक्वलिटी का? अब एक एक लाइन एक एक वर्ड समझते हैं। राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया था, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में दिया गया है राइट टू इक्वलिटी। क्या कहता है बॉस राइट टू इक्वलिटी? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब सारे लोग जो हैं लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स। इसका मतलब भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता उसकी किसके आधार पर? उसके रिलीजन के आधार पर, उसकी कास्ट के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर। मतलब मेल है या फीमेल है, जाति क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे राइट टू इक्वलिटी में लिखा हुआ है ना। समानता का अधिकार बोलते हैं इसको। किसका अधिकार बोलते हैं? समानता का अधिकार बोलते हैं। एवरी पर्सन हैज द एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, ईटीसी। हर व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस को यूज करने का अधिकार है। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो कास्ट सिस्टम बना हुआ था जिसमें ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और वैश्य और फिर शूद्र। तो शूद्रों को मंदिर मंदिर जाने का अधिकार नहीं था और पौंड में पानी कुएं से पानी लाने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब, अब आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका अधिकार है ये। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टेट का मतलब अगेन सरकार। सरकार जब जॉब देगी ना, जॉब एम्प्लॉयमेंट का मतलब जब जॉब देगी ना, तब भी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। इसके कुछ अपवाद हैं जिनको आप बाद में देखोगे। और साथ ही साथ में ये तो लिखना मत, खैर आप। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज ऑल्सो बीन अबोलिश्ड। जो छुआछूत वाला सिस्टम चल जाता है ना पहले कि भाई छू दो तो आप क्या हो जाओगे? अपवित्र हो जाओगे। जैसे अगर मान लो पहले लोअर कास्ट अपर कास्ट का सिस्टम चलता था तो लोअर कास्ट के लोगों ने किसी अपर कास्ट के व्यक्ति को छू दिया तो वो अनटचेबल मानते थे। तो ये अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम है इसको खत्म कर दिया गया है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है द अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, है ना। तो ये रही बात किसकी? आप अगर पूछा जाए राइट टू इक्वलिटी क्या है तो सारी चीज़ आपको बतानी है, बीच बीच में से कुछ चीज़ इसमें से हटा देना, ठीक है। तो सभी पर्सन लॉ के सामने इक्वल हैं। लॉ सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि उसके रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर। हर व्यक्ति को हर पब्लिक प्लेसेस पे जाने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। जॉब जब दी जा रही है स्टेट के द्वारा तो वहाँ पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारत में जो अनटचेबिलिटी की जो छुआछूत वाला सिस्टम है उसको हमने खत्म कर दिया है। एक फंडामेंटल राइट। दूसरा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहता है आपको बोलने की आज़ादी है बॉस, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, आपको एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है। एसोसिएशन मतलब कोई संघ बना सकते हो, कोई ग्रुप बना सकते हो। आपको देश के किसी भी भाग में घूमने की आज़ादी है, किसी भी भाग में रहने की आज़ादी है, रिसाइड मतलब रहने की आज़ादी है। आपको अपना कोई सा भी प्रोफेशन अपनाने की आज़ादी है, आप चाहो तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो भाई। आपको कोई भी बिजनेस करने की आज़ादी है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? राइट टू फ्रीडम के अंदर लिखा हुआ है। आपको हर तरह की आज़ादी यहाँ पे दी गई है, मगर आपको लिमिट में रह के ये सारे काम करने हैं बॉस, है ना। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है बॉस शोषण। तो शोषण के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ आपको ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स मतलब मना करना, रोकना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है भाई? इंसानों को जो बेच देते हैं ना भाई, लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, बेच देते हैं, वो होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। या फिर किसी बच्चों को ले जाते हैं, महिलाओं को ले जाते हैं, उनको लेबर बना देते हैं, किसी को प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मना है भाई साहब। फोर्स लेबर आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। और 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे कोई काम नहीं करवा सकता। तो चाइल्ड लेबर भी नहीं करा सकता। तो चाइल्ड लेबर बैन है, फोर्स लेबर बैन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है। कहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको अपना धर्म अपनाने की आज़ादी है बहुत। तो रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। हर व्यक्ति को रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो कोई सा भी धर्म अपना सकता है, प्रोफेस कर सकता है, बता सकता है भाई देखो मेरा ये धर्म है, और उसको फैला भी सकता है धर्म को। तो ये भाई इसमें लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये दिया गया, मैंने बताया था माइनॉरिटीज को दिया गया है ताकि मेजॉरिटीज उन पर अत्याचार ना करें। खासकर दो तरह की माइनॉरिटीज की मैंने बात बताई थी, एक रिलीजियस और दूसरी लिंग्विस्टिक। तो ये माइनॉरिटी जो है जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम होती है उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटीज। तो उनको बोला गया कि भाई अपने कल्चर को आप प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। तो ध्यान रखना माइनॉरिटीज कितनी प्रकार की? नंबर 1 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो पूछा जा सकता है भाई, तो ये कल्चरल एजुकेशनल राइट्स किसके लिए दिए गया है, तो आप बताओगे माइनॉरिटीज। कितने टाइप की माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ठीक है बॉस। जैसे मान लो एक रिलीजन है सिख रिलीजन है, मान लो क्रिश्चियन रिलीजन है, मान लो जैन रिलीजन है, तो ये क्या है, ये माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं। माइनॉरिटी मतलब इनकी संख्या कम है। मेजॉरिटी रिलीजन कौन सा है इंडिया में, हिंदू रिलीजन मेजॉरिटी रिलीजन है बॉस। तो इनको प्रोटेक्शन दी गई कि भाई अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो। लैंग्वेज की बात करें, अब मान लो संस्कृत लैंग्वेज है अपन, और संस्कृत के अलावा मान लो मणिपुरी लैंग्वेज है ना, उड़िया लैंग्वेज है, मलयालम लैंग्वेज है, तो इनको बोलने वाले कम है, तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आ जाएंगे। तो इनको बोला भाई तुम भी अपनी लैंग्वेजेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो। और ये वाला जो फंडामेंटल राइट है ना, ये यार सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि आपके जो 5 ऊपर फंडामेंटल राइट है ना, इनका अगर वायलेशन होता है, कोई अगर वायलेशन करता है, तो कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे आप जाके, साहब मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, बताओ कहाँ जाओगे आप। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो बंदा या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बॉस, कहाँ जा सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों किस में आते हैं, जुडिशरी में आते हैं। और इनका जिम्मेदारी है कि ये व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को लागू करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखो, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव टू द कोर्ट, कोर्ट में मतलब दोनों, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में, इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो वो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। कब, जब फंडामेंटल राइट उसके क्या हो, वायलेट हो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये इंश्योर करेंगे कि उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को हम इसलिए कई बार बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हुए हमारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट। आई एम श्योर अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। पहला राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और चौथा है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पर बॉस अपना चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई एम श्योर आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर हम निकालेंगे। So thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all.